आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। माता पिता अपने बच्चों की शादी परिवार के खुशहाली के लिए करते हैं, लेकिन आज हम दिल्ली के तिलक विहार स्थित हरिजन कॉलोनी की ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ के एक लड़की जिसकी उम्र 32 वर्ष है, नाम सुनैना है, उसकी शादी शिव विहार के रहने वाले रूपल से होती है और इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच विवाद बढ़ता है। विवाद इतना बढ़ जाता है दहेज को लेकर कि सुनैना आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। पूरी कहानी क्या है, इनके जो पीड़ित परिवार है उसी से जानते हैं। इस वक्त हम सुनैना के घर पर मौजूद है, जहां उनकी मां, उनके पिताजी, हमारे साथ हरभजन खालसा जी और तमाम जो उनके रिलेटिव और पड़ोसी है वो जुड़ेंगे हमारे साथ। उन लोगों से जानेंगे कि आखिर ये पूरा प्रकरण क्या है और किस तरह से पूरे मामले को जो पुलिस प्रशासन है उसने दबाने की कोशिश की। अभी तक मामले में अगर एफआईआर हुई तो उस एफआईआर की कॉपी तक पीड़ित परिवार के पास नहीं है। और पूरे प्रकरण पर जो सुनैना के भाई राहुल हैं, उनका कहना है कि प्रशासन ने, जो आईओ थे, उन्होंने ना तो इनका स्टेटमेंट लिया, इनकी माताजी ने जो स्टेटमेंट दिया था, सुनैना की मां ने जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को भी नोट नहीं किया और ना ही उसकी रिसीविंग दी है। तो इस पूरे प्रकरण में रनहोला थाना जो है उसकी क्या भूमिका बननी चाहिए थी और आखिर क्यों उस भूमिका में जो आईओ थे वो काम नहीं कर पाए, इस पर आज हम सवाल पूछ रहे हैं प्रशासन से। हरभजन जी ने लगातार इस मामले को उठाकर बड़े आला अधिकारियों तक, दिल्ली क्राइम ब्रांच तक और जो एसआईटी है वहां तक ये पहुंचे हैं। इन्हें उम्मीद है कि जो पीड़ित परिवार है उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। सबसे पहले सुनैना की मां से ही जानते हैं पूरी कहानी क्या है। विस्तृत में हम आपको कहानी बताएंगे। आप क्यों रो रही हैं, आखिर क्या हुआ? बेटी के लिए रो रही हूँ। क्या हुआ था, कैसे मतलब शादी हुई? एक खुशहाल परिवार की तरह आप लोगों ने, जैसे शादी होनी चाहिए, उस शादी को आप लोगों ने पूरे परिवार के साथ मिलकर शादी कराई और उसके बाद सर वो बस क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे आता था ना, जब कभी भी आया उसने ना बस पापा की लटेरी का पता चला कि हाँ इसके पापा लटेर होने वाले हैं, तो जब भी बोलता है कि तो मेरी बाइक ख़राब हो रही है, बेटे ने बोला कि गाड़ी, मेरी गाड़ी खड़ी है, बाइक मेरी ले ले। कहता नहीं भाई साहब, मैं तो गाड़ी की तलाश में हूँ। अब ये नहीं पता मुझे कि मेरी बेटी को उसने गाड़ी के लिए मारा, किस चीज़ के लिए मारा, पर लेकिन मुझे इतना पता उसने गाड़ी के उसमें ही मेरी बेटी का हो गया, क्योंकि उसकी नीयत पैसे पे आ गई थी। मैं सही बता रही हूँ आपको। बिल्कुल। तो जो इनके दामाद हैं उसका नाम रूपल है और उन्हीं पर आरोप लग रहा है कि उसने दहेज के लालच में इनके बेटी की, जो उसकी पत्नी थी, उसकी हत्या की है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इधर इस शख्स को, इनका नाम रूपल है और उधर सुनैना है जो इनकी बेटी है और ये पिता है। एमसीडी में कार्यरत थे, रिटायर होने वाले थे और रिटायरमेंट की खबर जब लड़के को लगी तब से उसने, मां का जो आरोप है, कभी गाड़ी तो कभी अन्य डिमांड लगातार परिवार से करने शुरू कर दी और इसी को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी भी लगातार होती थी। अभी एक और उनकी जो सुनैना की सिस्टर है वो हमारे साथ जुड़ रही है। आप बता रहे थे कि आपको फ़ोन भी आया कि लड़के का कहीं अफेयर चल रहा है, तो कैसे, मतलब कैसा कॉल था वो और कब आया था? जी वो मेरी बहन के कॉल हमारे पास वैसे आती थी नॉर्मली, जैसे हम बातें करते हैं अपने सिस्टर से। हाँ। बट उस टाइम पे एक बार कॉल आई थी और उसने मुझे सारा बताया था कि उसका जो हस्बैंड है ना, वो किसी से बात कर रहा था छत पे खड़ा होके, किसी लड़की से, और आई लव यू वगैरह की बातें हो रही थी और सुनैना ने बाकायदा खुद सुनी थी वो बातें। इस चीज़ को लेके उन दोनों के बीच में बहस हुई थी और रूबल ने अपना फ़ोन भी तोड़ा था और उसको मारा भी था, पीटा भी था और ये सारी बातें हुई थी। तो उस लड़की को उसने गुमराह किया कि नहीं, मैं तो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, उनकी सुलह करा रहा था। उसका वैसे भी लड़कियों के साथ ये सब चीज़ें चल ही रहे हैं और ये आस पड़ोस वाले अब जो भी सब बता रहे हैं, उसके घर परिवार के भी सब बता रहे हैं कि उसका लड़कियों के साथ अफेयर है और दारू वगैरह, ये गांजा वांजा, ये नशे सब कुछ वही करते हैं वो लोग। आप लोगों को पहले नहीं पता था? बिल्कुल भी नहीं, शुरू भी नहीं हुई। टॉर्चर करती थी साथ, तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी उसको, बहुत ज़्यादा। वो मेरी बहन को, इसको स्किन टोन को लेके ना, वो सांवली थी तो बोलते थे तो काली कर लो, हमारे घर में काली कर लोगे। हम उसकी ये लव मैरिज अरेंज करवाई थी, लव मैरिज थी ये। फर्नीचर वैसा ही लड़की का स्किन टोन है।
ये लव मैरिज थी। कह रहा जैसा उन्होंने बोला मैं गई हुई थी वहाँ पे, तो उन्होंने ये बात छेड़ी कि जैसा इसका फर्नीचर है, जैसा इसका कलर है लड़की का, वैसा ही फर्नीचर दिया है। शादी के बाद जब आप हाँ, वैसे गई थी हम नॉर्मली मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि जैसा खुद का कलर है वैसा ही ये इसका फर्नीचर। तो मैंने बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो? कह रही नहीं ना, मैं तो मजाक बता दिया उन्होंने। नौकरानी रखती थी, पूरा दिन नौकरानी रखती थी, एक कपड़े में रखती थी, एक कपड़े में उसको 1 मिनट के लिए उसे बैठने नहीं देती थी। कभी भी कॉल करते थे तो वो हमें कभी भी ऐसे तैयार, जैसे हमारी जो भी बहनें हैं, हमने कभी नहीं देखा। हम उसको खुद कहते थे कि तू कैसे रहती है घर में, जबकि आप हमारा घर परिवार देख रहे हो हम कैसे रहते हैं। पर हमारी बहन एक जोड़ी कपड़े को 2-2 3-3 दिन पहनती थी, उसे नहाने भी नहीं दिया जाता था। पूरे बच्चे को संभालती थी, वो छोटा सा लड़का है उसका 1 साल का, बस उसी को संभालती थी। और पूरा घर परिवार, पूरा 3-4 मंजिल का घर है। रूबल बात भी नहीं करने देता था और खुद ही फ़ोन उठाता था। वो मेरी ननद थी, बड़ी थी मुझसे, मैं फ़ोन करती थी रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में, कहते थे वो काम कर रही है, खाना खा रही है, बात नहीं कराते थे। और वो हंसता था फ़ोन पे। वे अकेले रहते थे या परिवार? नहीं, परिवार के साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली के साथ रहते थे। बल्कि उनके परिवार में उनके सास ससुर, उनका देवर, उनके हस्बैंड भी थे, वो सारे साथ में रहते थे। कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया, वो बात ही नहीं करने देते थे, बिल्कुल चुपचाप रखते थे। और फ़ोन पे भी बात ऐसे कराते थे, स्पीकर ऑन करा के। शादी जो थी वो अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? जी, लव अरेंज मैरिज कराई थी उनकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर वो बिल्कुल बात नहीं करने देते थे। और हम घर पे भी जब मिलने के लिए जाते थे, बिल्कुल सिंपल सादा कपड़ों में दिखती थी, जैसे तो हमारे घर से जितने भी कपड़े लत्ते चीजें जो भी हमारे मम्मी पापा ने हमने जो भी दिया है, उनको गिफ्ट दिया है, कपड़े दिए हैं, वो कभी हमने पहने नहीं देखा अपनी बहन को। जब भी हमारे घर भी आई है ना, वो तब भी सिंपल ही आई है, नौकरानियों की तरह रखा गया उसको। एक गिलास बिल्कुल नहीं उठाती थी उसके साथ। सुरेश जी, आपके जो दामाद थे उनसे कोई बात आपकी पहले फोन पे या नहीं, दामाद से तो मेरी कभी बात होती ही नहीं थी। हाँ। दामाद जी जब यहाँ आते थे उनसे कभी मेरी बात हुई नहीं है। मेरी बेटी जब ब्याह आराम से नहीं बता पाएंगे ये। देखिए भावुक हो रहे हैं पिता, और आप सुन पा रहे हैं इनको। यहाँ कुछ और महिलाएं हैं, उसके बाद आप देख रहे होंगे सरदार जी भी है हमारे साथ, हरभजन खालसा जी। और खालसा जी जो है इस पूरे घटना पर जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है और जिस तरह से इस पीड़ित परिवार को परेशान किया जा रहा है, इस पूरे घटना पर स्वयं अब इन लोगों के साथ आकर खड़े हो गए हैं। खालसा जी के बारे में मैं आगे और अपडेट आपको करूंगा, पहले कुछ और लोगों से जान लेते हैं। अच्छा, आप ना सबसे लास्ट में आई थी रिटायरमेंट पर, मैं पापा की रिटायरमेंट थी, वो घर की बेटी थी, उसको पहले शामिल होना चाहिए था, उसको सबसे लास्ट में आया। और हम लोगों ने पूछा उस फंक्शन में उन्होंने बहुत ज़्यादा गंदी लैंग्वेज में उनसे बात की है। गेट पे हमने पूछा, हाँ, गाली गलौज करी है उनके साथ, जिनसे वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, उनकी बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाती। के बाद यहाँ आती रहती थी, आती रहती थी शादी पे, बहुत कम आती थी। मतलब आए हैं, मिलाया है, ले गए, जैसे एक लड़की अपने परिवार में होती है ना अपने घर में, उस तरह से नहीं छोड़ते थे वो लोग, ठीक है, लेके चले जाते थे, इस तरह से नहीं छोड़ी। कभी वो जो क्या कहते हैं सुनैना है, उन्होंने ये बताया कि उनके साथ मार सर कभी नहीं बताया सर। इतना डरेगी तो वो बताएगी कहाँ से? जब इन लोगों से इतना डरेगी तो बताएगी कहाँ से? वो जब एक लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं घर में डाल के, इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि वो बताएगी क्या बताएगी? माँ बाप को कोई लड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं, एक भाई है, वो लोग उसको मारने की धमकी देंगे तो क्यों बताएगी कोई लड़की? जिस दिन डेथ हुई उससे एक दिन पहले उसकी मम्मी को फीवर था, वो सुबह 8 बजे अपनी मम्मी की तबीयत सुनकर आ गई, उसने खाना वाना बनाया, सफाई करी, वो जबरदस्ती 3 बजे उसे ले गया है। इन्होंने कहा भी बेटा मेरी तबीयत खराब है, सुनाने को छोड़ के जाओ, पर उन्होंने छोड़ा नहीं। कह रहे नहीं, हमारे घर का भी काम है, हमारे घर का काम कौन करेगा? क्या नौकरानी थी क्या वो घर का काम करने के लिए? एक लड़की की इसलिए शादी होती है कि वो उस घर की नौकरानी बन के जाए, यही रह गया बस लड़कियों का। लड़की अपने घर में सेफ नहीं है, कहाँ सेफ रहेंगी ये बताओ? रात के 3 बजे वो डायरेक्ट फोन करके कहते हैं आपकी बेटी ने फांसी लगा ली। ऐसा क्या हुआ? तुम 3 बजे हंसते खेलते बच्चे को तुम लेके गए, रात के 3 बजे तुम कहते हो फांसी लगा ली। अगर फांसी लगाई है तो कौन ऐसा कौन है जो उसको उतार के खुद हॉस्पिटल लेके जाएगा? जब तक पुलिस नहीं आती ना तो सील लग जाती है और कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वो कैसे लेके चले गए? 11 बजे मरी है, वो बोल रहे हैं 11 बजे मरी है, 3 बजे कैसे गए वो
लोग लेके हॉस्पिटल। इनके घर वालों को 3 बजे फोन कर रहे हैं, वो लोग 3 बजे बता रहे हैं घर वालों को फोन। कहाँ गए थे, उनके घर या हॉस्पिटल? आप लोग सीधा कहाँ? हॉस्पिटल गए थे सीधा, हमें किसी ने घर नहीं बुलाया, हॉस्पिटल में ले जाकर तब कॉल किया, तब घर पे वहाँ पे पहुंचे सारे घर वाले। वहाँ उस वक्त और कौन कौन लोग थे जब हॉस्पिटल? मैं थी, ये थी। घर से लड़के के घर से तो 2 घंटे के बाद आया लड़का, दूसरे लेके आए लड़की को स्कूटर में डाल के। मेरी बात सुनो, जब हॉस्पिटल पहुंचे मेरी लड़की की बॉडी यहाँ, ये जो मंदिर है सामने, इनकी गाड़ी के पीछे हम यहाँ खड़े यहाँ थे और पीछे पीछे वो बॉडी लेके आ रहे थे। लड़के का चाचा था, लड़के की चाची थी बाइक पे, और ऑटो के अंदर मेरी लड़की बैठी थी और उसके जो मेहमान है उसके 2 दोस्त बैठे थे। घुटनों में मेरी लड़की उनके घुटनों में बैठी थी, वो सीट पे बैठे, घुटनों पे लेटे, वो पैरों के बीच में बैठी थी लड़की। जब वहाँ गए तो मुझे अपनी लड़की से देखा नहीं गया, मैं हो गया बिल्कुल पागल। मेरे लड़के ने वो लड़की उतारी है, ऐसे करके लिखवाई है लड़के ने। वो जो दोनों लड़के थे बिल्कुल नशे में धुत थे, उनसे तो वो लड़की उतारी भी नहीं गई है बिल्कुल भी। वो तो बिल्कुल लड़खड़ा रहे थे। मेरे लड़के ने और जो लड़के का चाचा है उसने वो बॉडी उतारी है। और जब ये लेके अंदर गए वो लड़के आधा घंटा या पौना घंटे तक वहीं थे, उसके बाद आज तक नहीं पता वो लड़के है कहाँ पे। कौन लड़के हैं वो कौन लड़के हैं? एक तो लड़के का चाचा है, सॉरी लड़के चाचा का लड़का है, यानी भाई है। अरे एक उनके बुआ का लड़का है, पर आज तक उन दोनों लड़कों का ये नहीं पता। आज क्या आया साहब का फर्ज नहीं बनता वो लड़के कहाँ पे, उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, पुलिस वाले उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। जो हमें जो मेरा पुलिस वाला हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे बिल्कुल भी। एसएचओ ने सबने पैसे खाए हैं। क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? किस लिए है दिल्ली पुलिस यहाँ पे? हम अपनी रक्षा खुद ही कर लेंगे ना। इन बहन के लफड़ों में फिर जिंदा करके पेट्रोल घेरो और आग लगाओ। दिल्ली पुलिस हमें नहीं चाहिए। ये बाहर निकाल दिया, हमारा बयान नहीं लिए, हमारा बयान नहीं लिए, उनका बिल्कुल भी नहीं लिए। हमें किसी को हमारा बयान नहीं दिया। बड़ी घटना हुई, आप लोगों से पूछा भी नहीं? हमसे कुछ नहीं पूछा गया, हमें कुछ बताया भी नहीं गया। मेरे से पूछा था, जो कुछ मैंने बताया वो मेरा तो कुछ लिखत में है ही नहीं। जो इन्होंने बोला उसी पे मेरे से साइन करा लिया, मैंने कर दी। मैं कोई पढ़ी लिखी थोड़ी नहीं, जो मैं पढ़ के देख लेती। और बताया गया, उन्होंने बोला हम इंसाफ दिलाएंगे, इनके साथ में थे। मैंने जो बयान दिए मेरे बयान नहीं है, मैं लड़की की भाभी, ये लड़की की माँ, हमारे किसी के बयान नहीं हुआ। जाने दिया, हमें चारों के बयान नहीं, मेरे को ही बाहर निकाल दिया, बाहर जाओ ना बड़े पापा को। ये लड़की की बड़ी मम्मी है और मैंने पाला, इसी ने पाला उस लड़की को है। और वो लड़की उस लड़की ने ये 2 बच्चे पाले हैं, एक ये बच्चा पाला है, एक वो बच्चा पाला है। इन बच्चों की पहले माँ मर चुकी है। अच्छा ये बताइए आप, इन्होंने जैसा कहा सुनैना जी के पिताजी ने कि उनके साथ आप लोगों का अटैचमेंट ज़्यादा था, कुछ ऐसा लगता था आपको कि वो फांसी लगाएंगे या कुछ? मेरी बुआ फांसी नहीं लगा सकती, वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते थे। उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा, मतलब बोलती ही नहीं थी, वो बहुत कम बोलती थी, इंट्रोवर्ट थी, किसी से घुल मिलती नहीं थी ज़्यादा। और जब वो मतलब लास्ट टाइम आई हमारे पास, उस टाइम मेरे से बात की थी, सबसे बात की उन्होंने। फिर जब 3 बजे हमारे घर से गई तो कहा कि मतलब हमें रात को 3 बजे फ़ोन आया कि वो उन्होंने फांसी लगा ली। हमें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। एक दिन पहले जो सुनैना है वो घर आती है, जब उससे ये पता चलता है कि माताजी बीमार हैं, घर आती है। फिर उसी दिन 3 बजे दोपहर में उनके पति आते हैं और इससे यहाँ से लेकर जाते हैं। अगले दिन 2:15 के आसपास या 25 मिनट के आसपास कॉल आता है रात के कि आपकी बेटी जो है 2:45 पर, देखिए पिताजी बता रहे हैं, 2:45 पर कॉल आती है कि आपकी बेटी जो है उसने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली है। वजह क्या है, इन पूरे मामले पर जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई और क्यों आखिर पुलिस ने इस मामले में अगर एफआईआर दर्ज की है तो अभी तक पीड़ित परिजनों के साथ है? आप लोगों को पता है कि इसका एफआईआर हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल कुछ नहीं पता जी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल होशोवास के बैठा था। आपको पता है मामले का एफआईआर की कॉपी वगैरह दी थी जो था आपका? नहीं, एफआईआर की कोई कॉपी नहीं मिली हमें, बस जो हमसे लिखवाया गया है या जो लाश सुपुर्दी हमारे हवाले करी गई, बस वही। बयान वगैरह कुछ नहीं लिया? जो बयान लिया था मेरा लिया था, पर मेरी वाइफ का कोई बयान नहीं लिया गया। घटना के बाद थाने बुलाया आईओ ने या एसएचओ ने? थाने गए थे, पर थाने में भी कोई इतनी बातचीत नहीं हुई है। उसके बाद हम एसडीएम के सामने पेश करा आईओ साहब ने,
अब जो मैंने बताया था एसडीएम के सामने और आईओ को भी बता रहा था कि इतने टाइम ये मेरे पास फ़ोन आया और इतना टाइम फांसी लगाई गई है, वो मेरा बयान इसमें मेरे कागज़ों में कुछ नहीं लिखा गया। सर उन्होंने बोला था, एक मिनट, वो लिखा नहीं गया बिल्कुल भी। मेरी वाइफ का बयान उनको लेना चाहिए था, इनका बयान लिखा नहीं गया। जो मैंने बोला उसी के ऊपर इनके साइन करवाए हैं। ये मेरी पुत्र वधू है, इन्होंने भी एसडीएम के सामने बयान दिया था, इनका भी बयान नहीं लिया गया। ये मेरा लड़का बैठा है। बयान है, हमारा कोई बयान नहीं लिखा गया। पुलिस ने पैसा खा लिया, सबने मिलके पैसा खाया है, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। हमने बच्चा पाला है, मेरे से ज़्यादा बच्चा अपनी भाभी को फ़ोन करेगा, भाई को फ़ोन करेगा या माँ को फ़ोन करेगा। पर इनका भी तो बयान लेना चाहिए था, भाभी का बयान लेना चाहिए था, माँ का लेना चाहिए। परिवार में जिन जिन लोगों का देखिए, जब भी इस तरह के मामले का इन्वेस्टिगेशन होता है तो पूरे फैमिली में उससे जुड़े, जैसे हम इस बच्चे से भी बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि कानून की जो प्रक्रिया हो, कानून की जो बात हो, वो पुलिस वालों को हमसे ज़्यादा समझ में आए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखते हैं, कहीं ना कहीं सरेआम जो इस केस के आईओ हैं या जो भी थाना इसमें सम्मिलित है, उस पर गाज गिरती हुई दिख रही है। आला अधिकारी अगर इस खबर को देखें तो ऐसे मामले पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और अब इस मामले पर कार्रवाई होकर रहेगी, क्योंकि हमारे साथ आप देख रहे हैं, मैंने सरदार जी से आपको इंट्रोड्यूस कराया था। अब इनके बारे में थोड़ा बता दूं, ये हरभजन सिंह खालसा जी हैं, जो खालसा का प्रकाश नामक एक पत्रिका चलाते हैं, जिसके संपादक है, स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के ये फाउंडर हैं। इसके अलावा आप कई अलग अलग कामों में इनको दिखेंगे, चाहे कोविड का दौर रहा हो या किसी अन्य मामले पर कोई किसी को परेशान कर रहा हो, कोई किसी के खिलाफ साजिश रच रहा हो, कोई किसी को धमकियां दे रहा हो, इन तमाम चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। खालसा जी, ये मामला आपके प्रकाश में आया है। इनकी माता जी जो है वो गुरुद्वारे में आपसे मिली, जैसा वो बता रहे थे। तो अब इस मामले को कैसे देखते हैं? आपने कई मामले इस तरह के पहले भी सुलझाए हैं और लगातार इस तरह की एक्टिविटी पर आप काम करते रहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मास्टर जी, रिपोर्टर जी, हमारे इस माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि हरभजन सिंह नाम मेरे माँ बाप ने रखा है और खालसा मेरे गुरु ने, पीरों ने बनाया मुझे। खालसा सोए जो निर्धन को पाले। खालसा वो है जो निर्धन का साथ दे। अब निर्धन कई प्रकार के हैं, जैसे मेरी बहन ने बताया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, उसका ही फ़ायदा दिल्ली पुलिस ने उठाया। जो काम 2 दिनों में 3 दिनों में होना चाहिए, उसको लेकर इनको 1 महीना 15 मिनट का टाइम दिया गया, फिर भी हरासमेंट किया गया। उसी से मुझे फ़ोन आया तो मैंने देखा, एसएचओ साहब से बात की। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। मैं दिल से कांटे को काटा और फूल को फूल कहता हूँ। घबराता मैं किसी से नहीं हूँ, हर ओहदे को मैं समझता हूँ। पढ़ा लिखा डिप्लोमा क्राइम रिपोर्टर हूँ दिल्ली से। खालसा सोए जो निर्धन को पाले, भूले को रास्ता, प्यासे को पानी पिलाना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन भूले को रास्ता दिखाना कितनी दुआएं देगा। भूले वो नहीं जो लोग इनको बुला रहे हैं, ऐसे लोगों को, उनको हम याद दिलाएंगे। कोई माने ताली से, कोई माने गाली से, कोई माने कवाली से, हम उसे मनाना जानते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने हमारे को संत भी बनाया है और सिपाही भी बनाया है। हम गुरुद्वारे में जूता पालिश करना भी जानते हैं और जब जुल्म हो तो गर्दन काटना भी जानते हैं। तो इन बहनों के साथ, इस परिवार के साथ भाई कन्या दास हेल्प फाउंडेशन खड़ी हुई है, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब गलत बता दिया। आप क्राइम रिपोर्टर भी हैं और मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस किया कि कई तरह के मामले आपने अभी तक देखे हैं। इस मामले में कहीं ना कहीं, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है और जिस तरह से फैमिली के लोग बयां कर रहे हैं, इन लोगों को ये समझ लिया गया कि इन्हें कानून के बारे में तो कुछ पता है नहीं, चलो यहीं पर ख़त्म करते हैं, रफा दफा करते हैं। उसके पीछे जो भी हुआ हो सकता है लेन देन भी हुई हो या अन्य चीज़ें भी हुई हो, या इस केस को ज़्यादा नहीं बढ़ाना, यहीं ख़त्म करते हैं, इस तरह की कहानी हुई। एसएचओ साहब से जो बात आपकी हुई है अब इस मामले में, क्या आश्वासन उनका लगता है? और अगर यहाँ से थाने से कार्रवाई नहीं होती है तो ऊपर कहाँ तक जाएंगे? पहले तो सॉरी, मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं आईओ से बात करने गया, उसके बात करने का जो वे था बिल्कुल रॉन्ग था। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है राहुल से, लड़की के भाई से, मैंने वो सुनी, उसकी लैंग्वेज सुन के फिर मैं उसके पास गया, उसको बताया। वो कह रहा है जी मेरी अपनी प्रॉब्लम है, मतलब एक घर का कोई जी चला जाए उसको ये दिक्कत नहीं है, मैं पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ और ये मैं कर क्या रहा हूँ, अगर तेरी बेटी हो तो ऐसा करेगा?
कहता नहीं मुझे अपना काम है, उसको समझाएगा। फिर मैं एसएचओ के पास गया, मेरे को छानबीन करनी आती है स्टेप बाय स्टेप। अगर एसएचओ साहब भी बड़े अच्छी तरह काम कर रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं हुआ या होना नहीं हुआ, मैं प्रशासन के साथ, जॉइंट सीपी के साथ, और मैं गुरु खालसा तो हूँ ही, क्राइम रिपोर्टर हूँ, और सारी कार्रवाई सारी तरीके से करूँगा मैं। लीगल एक्शन अब लिया जाएगा इस मामले पर। अगर अभी भी इस पूरे प्रकरण पर परिवार को पता ही नहीं, इनकी इतनी बड़ी घटना हुई है, किसी ने सुसाइड कर लिया, चलिए ठीक है, फैमिली में किसी ने सुसाइड कर लिया, एफआईआर तो बनती है, एफआईआर का पता नहीं है कि एफआईआर आप ये कह रहे हैं, सॉरी सर, मैं आपको क्या अल्फाज बोलूं कि इनको ये नहीं पता कि हमारी 100 नंबर पे कॉल बनती है, इन्होंने यही नहीं की, तो इन बेचारों को अब बेचारा कहना जरूरी है ना। इसको कहते हैं भूलने को रास्ता। इनको तो रास्ता परमात्मा दिखाएगा। जो ये भूल गए हैं ना कि हमारे पास पैसा है, ये ओहदा है, उसको रास्ता हम दिखाएंगे। वो भूलेगा रास्ता भी है हमारे पास, दोनों रास्ते हैं। इनको रास्ता नहीं पता, इनको तो ईश्वर रास्ता दिखा रहा है। उनको रास्ता वो दिखाएंगे जो वो भूल जाएंगे। उन भाइयों के साथ, बहनों के साथ, भाई कन्हैया दास हेल्थ फाउंडेशन, आज मैं बता दूं, फाउंडेशन वो है हमारी जो हर किसी के साथ खड़ी है, जो अमीर को, गरीब को, छोटे को, बड़े को, सबको, दुश्मन को भी पानी पिलाना, उसके जख्म भरने वाली ये फाउंडेशन है। बिल्कुल। और खालसा जी अगर बात करें तो तमाम जो घटनाएं होती है उन घटनाओं पर अग्रसर रहते हैं। हाल फिलहाल में एक जो अभी देखेंगे आप, अपने आप को कहते हैं कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, क्रिश्चियनिटी में उनको भी इन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी थी, विजेंद्र सिंह को। अब थोड़ा सा चलते हैं, आपके पास मैं फिर से जुड़ूंगा। इस मासूम के चेहरे को देखिए। ये लड़का जो है, इसकी माता का नाम ही सुनैना था, 1 साल का है और मामा की गोद में फिलहाल आपको दिख रहा है। नाम क्या इसका रखा गया था? और जब बहन से बात होती थी राहुल आपके, तो किस तरह, मतलब कुछ ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी घटना होगी? नहीं सर, क्या है ना, इसका नाम शिवा है। और सिस्टर से बात होती थी तो सिस्टर ने कभी मेरे को तो बताया नहीं, मगर जो भी बात होती थी अपनी भाभी से होती थी। मगर इसकी भाभी ने 1-2 बार तो मेरे को बताई है। उसके बाद हमारे को नहीं पता था, पहले वो ड्रिंक करता है। हमारे को तो 6 से 7 महीने के बाद बात पता चला था कि ज़्यादा ड्रिंक करता है। और इसने, मेरी वाइफ ने मुझको ये भी बताया कि वो किसी लड़की के चक्कर में था। हमने 1-2 बार उसको समझाया भी है, मगर वो उसको समझ में नहीं आई। और अब लड़की जो हमारी आई थी 1 दिन पहले, उसने उस टाइम भी हमारे को कुछ ऐसा नहीं बताया कि कुछ मतलब मेरे साथ कुछ मारपीट की या कैसा भी, हमारे को नहीं बताया। जो भी बताया मेरी वाइफ को ही बताया। और जब जैसे ही शाम को अपने घर पे गई है, हमारे को तो यहाँ से आस पड़ोस से भी थोड़ा पता चल रहा है, मगर कोई बोल ही नहीं रहा। हम कह भी रहेंगे पुलिस के आगे थोड़ा सा बता दो, मगर कोई बीच में घुसने को तैयार नहीं है। क्या पता चल रहा है? सब कह रहे कि हमने लड़की को देखा है, आपकी लड़की बीच में आई थी और आने के बाद उसको गुस्से में एकदम से अंदर लेके गया अपने घर में। यहाँ पे पीछे ही उसके चाचा रहते हैं। वो अपने चाचा के घर पे लेके गया है। लड़की गुस्से में उतरी है, लड़की को कुछ गाली गलौज करके धक्का वक्का दे के अंदर करा है उसने। और वो यहाँ पे सुबह मतलब शाम के 7-8 बजे से यहाँ पे बैठ के खूब ड्रिंक वगैरह करी है। ये 4-5 जने थे सर जो ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, मगर मेरे को उस टाइम भी नहीं पता था कि यहाँ बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। मेरे फादर के पास उसी रात को फ़ोन आता है 2:47 कुछ पे कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली है। अच्छा, ये कहाँ पर लगाया फांसी? उनके घर पे? ये क्या आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इसको ले लीजिए। लड़के के घर पे फांसी, लड़के के घर पे फांसी लगाई है, मतलब अपनी ससुराल में फांसी लगाई लड़की ने। और विकास नगर मेरे फादर के पास भी लड़के ने, किसी ने, कोई उसके घर वालों ने फ़ोन नहीं करा, सिर्फ उसके फादर ने फ़ोन करा है। वो भी उसके फादर न, ये अपने महाराष्ट्र गए हुए थे, नागपुर, दोनों हस्बैंड वाइफ, लड़की के ससुर, लड़की की सास। 1 दिन पहले वो नागपुर गए हुए थे महाराष्ट्र। वहाँ से उन्होंने 700-800 किलोमीटर ने अपने माँ बाप को फ़ोन कर दिया। ये 6 किलोमीटर हमारे को फ़ोन नहीं करा। इसने अपने चाचा, अपने ताऊ वगैरह जो भी फूफा वूफा बनते हैं सबके पास फ़ोन कर दिया, मगर हमारे पास इसने फ़ोन नहीं करा, हमारे को बताया भी नहीं। लड़के के बाप का कहना था, जी आपकी बेटी सुनैना ने फांसी लगा ली है, आप एक बार घर पर विकास नगर हो क्या हो। सर मैं और मेरे पापा जैसे हम यहाँ से निकले, बीच में इनके चाचा मिले, उन्होंने हमारे को आवाज़ लगाई कि गाड़ी मोड़ लो, वो सेंट्रल हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये हमारे तिलक नगर में सेंट्रल हॉस्पिटल है, यहाँ पे उसको लेके आए। हमने गाड़ी लगाई, मेरी गाड़ी के पीछे ऑटो रुका है। ऑटो रुकते के साथ ही मैंने लड़की को जैसे ही उठाया, मैं सोचा उसके अंदर सांस होगी अभी, मगर मेरे को पता नहीं था। डॉक्टर ने मेरे को बोला आप 5 मिनट वेट कीजिए।
हम अंदर घुसे। डॉक्टर ने हमारे को 3 से 4 मिनट के बाद वापसी बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि इस लड़की को एक्सपायर हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। इसका कहना था कि फांसी 11:30 बजे लगाई है। बयान में इसने जो बयान दिया डॉक्टर को, 11:30 बजे इसने फांसी लगाई है और 3 बजे हॉस्पिटल ले गए। इतनी देर से सर कर क्या रहा था ये अपने घर में? आप ये बताइए, क्या कर रहा था अपने घर में? जो इसने 3-4 घंटे जो बिताए, ये क्या कर रहा था? और ये खुद नहीं लेके आया, इसने अपने चाचा का लड़का, एक इसका दोस्त, इन 2 लड़कों के हाथ लड़की को भेजा, वो भी ऑटो में। वो लड़के खुद इतने दूध थे, उनसे खुद खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ये लड़कियों कैसे लेके आए, कैसे नहीं लेके आए, हमारे को तो इस चीज़ का भी नहीं पता चल रहा। हम क्या करें, क्योंकि मेरे पापा को बिल्कुल होश नहीं था। और उसके बाद भी आपको पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिला? नहीं मिला सर। पुलिस वाले आप कह रहे हैं 100 नंबर कॉल नहीं किया, आप हॉस्पिटल सीधे पहुंचे और वहाँ आप ये देखिए सर, मेरी मदर अनपढ़ है। आप ये देखिए आईओ साहब ने क्या लिख रखा है, आप ये देखिए। जी जी, आप पढ़िए, इसको खुद पढ़िए, फिर आप बताइए। मैं अपनी पति की बात से सहमत हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है सर। और मदर का तो एक वर्ड भी नहीं है जो हमारे आईओ साहब ने मदर का तो बयान लिया ही नहीं है, कुछ लिखवाया ही नहीं है। तो सिर्फ फादर है क्या हमारे घर में? मेरी मदर नहीं है, मेरी वाइफ नहीं है, मैं नहीं हूँ क्या? हमारा भी तो कुछ बनता है उसके ऊपर, या नहीं बनता? बाहर निकाल देता आईओ ने हमारे पूरे परिवार को कह दिया आप लोग बाहर जाइए, मेरे को सिर्फ फादर से बात करनी है। सर जो मेरे को सिर्फ ये मेरा भाई तो इसमें ऐड ही नहीं है। जो हमारी मदर ने जो बयान दिए हैं वो तो इसमें ऐड ही नहीं है, कुछ पे कहीं तक भी नहीं है इसमें, दूर दूर तक। आईओ ने बाहर ही निकाल दिया था सर, बाहर तेरा बाहर जाइए, जिसका बयान लेना। जो चीज मुझे पता थी, जो मैं बताना चाहती थी वहाँ पे, वो तो उन्होंने लिखा ही नहीं। वो बयान तो लिया ही नहीं उन्होंने, पूछा ही नहीं उन्होंने। लफ्ज करता था, जो वो गाली गलौज करता था मेरे नंद के साथ में, और जो वो बदसलूकी करता था वो तो मुझे बताती थी ना। लिटेर मिनटी का सर सबने माला डाल दी पापा का, सबने सब फंक्शन खत्म हो गया तब लेके आया। गेट में बढ़ता ने इतनी गंदी गाली दी। मैंने उसको बोला क्या बोल रहा रूबल, ऐसे क्यों बोल रहा? मम्मी तुम्हें नहीं पता है ना एक मेरे घर में, ऐसे बोला मेरे से। पसंद नहीं थी तो मेरे को ऐसे बोला, वो मेरी इस लड़की ने भी बोला गाली क्यों दे रहे रूबल, ऐसे मत बोलो, ये बड़ी थी। उसने भी बोला गाली क्यों दे रहा तू ऐसे, तो कह रहा तुम्हें नहीं पता। बता दीजिए मुझे एक सिंपल सी बात बता दीजिए। जब हमारी लड़की ने फांसी लगाई है उस टाइम पे पुलिस को उतारना चाहिए था, वो लेके कैसे पहुंच गए? ना घर में सील लगाई, कुछ ना घर में सील लगी, उनके घर में नॉर्मली सब कुछ ठीक चल रहा है। पुलिस ने कुछ किया है, हम कैसे मान ले? वो हम अपने घर में बैठे हैं, उन्होंने हमें कोई फुटेज दी? हमने कहा था उनसे कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बाइक था लड़के के घर के बाहर, पड़ोसियों के गलियों में, हमें कोई फुटेज नहीं दी गई। अगर पुलिस वाले उनके घर में गए थे, सील लगाई गई है, लड़की का बताया गया, हमें आईओ ने अपने मुंह से बताया, आईओ ने हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह से बताया कि पल्ला लटका हुआ था। इतनी सी पल्ला पंखे लटका दिया बस, इतना पूरी चुन्नी पलंग पे पड़ी। आईओ ने खुद बताया इतनी से फांसी लग जाएगी। आप ये बताओ, ना गीठा उठा कुछ नहीं लग रही उसमें। जब 4-5 बंदे वहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे, सिंपल सी बात है, तो 4-5 बंदों से एक गेट नहीं टूटेगा? गेट नहीं टूट सकता था। जब उन्हें पता था फांसी लगा लिया तो गेट तोड़ना चाहिए था। चापट ढूंढ रहे हैं वो काटने के लिए, वो भी इतना सा काटा हुआ है, उसमें हाथ भी नहीं जा रहा। बड़े पापा, इसके बड़े फांसी नहीं लगाई है मेरी बेटी ने। मेरी बेटी बहुत डरती थी, सर में भी दर्द होता था जब भी डरती थी मेरी बेटी। मेरी बेटी ये काम कर ही नहीं सकती बिल्कुल भी। लगता है उसकी हत्या की गई है। हत्या की गई है, यहाँ पे इतना बड़ा निशान है, ये पूरा मुंह नीला मेरी बेटी का। मेरे को पता जैसी मेरी बेटी थी, मेरी बेटी बिल्कुल नहीं कर सकती ये काम। मेरी बेटी इतनी गौ थी कि मैं क्या कहूँगी, मेरे को ऐसी बेटी। खालसा जी, माँ को आप सुन रहे हैं और माँ सीधे तौर पर कह रही है भरोसा है कि बेटी फांसी नहीं लगा सकती, और अगर फांसी भी लगाया तो किसके उकसावे में लगाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। फांसी से ज़्यादा बड़ी सज़ा होती है अगर कोई उकसा दे और उसके बाद कोई फांसी लगा ले, तो ये तो बड़ी सज़ा है। फिर भी सभी एंगल को दरकिनार करते हुए जांच पड़ताल कर लिपापोती करके अभी पता नहीं क्या चल रहा है केस में। तो अब आप क्या मैसेज देंगे ऐसे आईओ को? ये देखो नज़र आ गया कि अभी से नहीं, सत्ता हमेशा झूठ पे ही खड़ी है। सत्ता हमेशा, राम जी का क्या कसूर था? 14 साल का वनवास हो गया झूठ पर। किशन जी का क्या कसूर था? ये सत्ता खड़ी झूठ पर है। और जिससे उम्मीद है, पानी में आग कैसे लगती है? पानी में कहते हैं ना आग कैसे लगती है? जिस पे उम्मीद हो
पुलिस से उम्मीद है और वही सारा कुछ जीरो डेड कर दिया और सब कुछ गलत रोंग दिखा दिया। इसे कहते हैं पुलिस। नोट खाते हैं नोट। तो उसी की छानबीन ये हरभजन सिंह खालसा भाई कन्हैया दास हेल्थ फाउंडेशन से सारी छानबीन शुरू हमने कर दी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप सारा काम उस परमात्मा के आश्रय से और इनकी दुआओं से सारे काम होंगे। बिल्कुल। तो अभी मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को, भाई बहनों को, लड़की हो या लड़का हो, सोच समझ के लव करें। बाबा जी की गुरबानी में है, जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो। प्रेम में तो आदमी चटनी से रोटी खा लेता है और हमेशा खुश रहता है। ये कौन सा प्रेम था जो प्रेम किया है और फिर दूसरा प्रेम हो जाता है? इसे तो फिर कुछ और कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, किसी से प्रेम करना सोच समझ के करना बस।